नमस्कार मित्रों। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आता है ध्यान रखना मालदेव राठौड़ और दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रसेन राठौड़। ठीक है ना। उसके पहले अपन देखते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राठौड़ वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। राव सिंहाजी से हमने स्टार्ट किया। राव सिंहाजी, मैं कंटिन्यू हर फोटो में लेके आ रहा हूँ राव सिंहाजी का। ये फोटोज आपको दिखाई दे रहा है, ये राठौड़ों का सिंबल है, जिसके अंदर नीचे लिखा हुआ रणबंका राठौड़, अलहड़ बंका देवडार, करतब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाड़ में तो रणबंका राठौड़। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। उसके अलावा जोधपुर के राठौड़ वंश को अपन पढ़ रहे हैं। ये उसका भाग 3 चल रहा है, 2 भाग पहले अपलोड हो चुके हैं। प्रमुख शासकों के अंदर राव मालदेव राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, राव चंद्रसेन राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रसेन के बारे में ध्यान रखना, जब चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तब दुर्सा जी आड़ा एक, मैंने कहा था राष्ट्रवादी कवि थे। वो लिखते हैं, देखो, अण दागिया तुर उजड़ा असमर, चाकर रहन ना डीगियो चित, सारा हिंदुकार तने सिर पातल थे, चंद्रसेन प्रवीत। क्या लिखते हैं कि अणदागिया तुरी उजला असमर, यानी जिसके घोड़े के ऊपर मुगलिया दाग नहीं था, अणदागलिया, ठीक है ना। चाकर रहन ना डीगियो चित, उसने चाकरी करने का उसका मन कभी नहीं हुआ, अधीनता स्वीकार करने का उसका मन कभी नहीं हुआ। सारा हिंदुकार तणे सिर पाताल ते, सभी हिंदुओं के अंदर अगर देखा जाए तो प्रताप और चंद्रसेन दो ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो ठीक है ना, आज हम स्टार्टिंग लेते हैं सबसे पहले राव मालदेव राठौड़ के बारे में। ठीक है। मालदेव, इनके पिता का नाम गागा गंगा, ठीक है ना, राव गागा मिलता है। पिता की इन्होंने क्या की थी, हत्या की थी। कहते हैं कि पिता की इन्होंने क्या की थी, हत्या की थी। उसके बाद में राजा बन गया। मालदेव जब राजा बना तब उसके पास 2 परगने थे, खाली 2 परगने थे। कौन कौन से? एक तो सोजत पाली वाला, ठीक है ना, और सोजत जोधपुर। बाद में मालदेव ने 52 युद्ध व 58 परगने जीते। 52 युद्धों का स्वामी भी कहा जाता है किसको? मालदेव को। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में राव जैत सिंह बीकानेर से करता है। कौन? मालदेव करता है। मालदेव युद्ध जीत जाता है, जैत सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। और जैत सिंह का जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला जाता है। मालदेव ने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया। मेड़ता का राजा, ध्यान रखना, विरमदेव भी किसके पास चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला जाता है। ये 2 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, पाहेबा साहेबा का युद्ध जो होता है वो 1541 के अंदर होता है। किसके मध्य? बीकानेर के राव जैत सिंह राठौड़ और मालदेव के मध्य होता है, ठीक है ना। इस युद्ध में ध्यान रखना, जैत सिंह जो है वो युद्ध करता हुआ, लड़ता हुआ मारा जाता है और जैत सिंह का बेटा कल्याणमल दिल्ली चला जाता है शेरशाह सूरी के पास में। उसके बाद जो है ध्यान रखना, मालदेव जो है वो मेड़ता पर आक्रमण करता है और मेड़ता का शासक विरमदेव, ये भी किसके पास चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। अब देखना हुमायूं और मालदेव के बीच कैसे संबंध थे, उसको अपन देखते हैं कि शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान होकर जा रहा था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ही साम्राज्यवादी थे, तो इस कारण दोनों के अंदर युद्ध होता है। युद्ध के अंदर क्या होता है कि हुमायूं हार जाता है और हुमायूं राजस्थान, फलोदी वाला अपना जो रास्ता है, ये फलोदी के रास्ते होकर निकल रहा होता है। एक बीच में जगह आती है जोगी तीर्थ, वहां पर ये मालदेव के पास एक दूत भेजता है अपना सहायता के लिए। 3 दूत भेजता है। कितने दूत? 3 दूत, ध्यान रखना। अतका खां, मीर समद और रायमल सोनी, इन तीनों को भेजता है मालदेव के पास में। मालदेव क्या करता है? इनको सकारात्मक उत्तर देता है, निराश नहीं करता है, सकारात्मक उत्तर देता है। और हुमायूं कहता है कि मैं तुझे बीकानेर दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं अभी कोई कार्य में व्यस्त हूं और अभी थोड़ी देर में तेरे को मिलता हूं आके। पर जो हुमायूं है वो मालदेव पर विश्वास नहीं करता। किसके कहने पे नहीं करता? ध्यान रखना, एक इसका पुस्तकालय का अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख, उसके कहने पर ये कहां चला जाता है? सिंध की तरफ चला जाता है। और अब किस पे? मालदेव के ऊपर भरोसा नहीं करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार आपके कमेंट आते रहे हैं, आगे भी करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए। फिर देखते हैं, देखो,
अगर दोनों थोड़ी उस टाइम समझदारी दिखाते, कौन दोनों, हुमायूं और मालदेव, हुमायूं को ज्यादा दिखानी थी, ठीक है ना, अगर दोनों उस समय थोड़ी समझदारी दिखाते तो क्या होता कि शेरशाह सूरी के खिलाफ दोनों में गठबंधन बन जाता, और उस गठबंधन को कहते हैं मुगल राजपूत संबंध, ठीक है ना। बाद में भी ध्यान रखना, बाद में चल के भी ये संबंध बने हैं, किसने बनाए थे, अकबर ने बनाए। किसने बनाए, अकबर ने अपने मुगल राजपूत संबंध बनाता है अकबर। वो इतना लेट नहीं होके हुमायूं के समय में भी शुरू हो जाते और ये अफगानों को हरा सकते थे। उसके बाद ध्यान रखना, एक युद्ध होता है मालदेव का, गिरी सुमेल का युद्ध। किसका युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 के अंदर। एक साइड मालदेव है और एक साइड कौन है, शेरशाह सूरी है। स्थान कौन सा, पाली जेतारण के अंदर, ठीक है ना। गिरी सुमेल, सुमेल जगह है, ठीक है ना, पाली जेतारण के अंदर एक जगह पड़ती है गिरी सुमेल, वहां पर मैदान है बहुत बड़ा, उस मैदान के अंदर युद्ध होता है। ध्यान रखना, कल्याणमल भी किसके पास गया हुआ है, पहले चला गया, ठीक है ना। कल्याणमल कौन, राव जेत सिंह का बेटा, किसके पास चला गया, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। और विरमदेव भी किसके पास, मेड़ता का विरमदेव भी किसके पास चला गया, शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी क्या करता है, ध्यान रखना, 80,000 घुड़सवारों की सेना और 40 तोपों के साथ आता है, और आपके जोधपुर से लगभग 90 या 92 किलोमीटर दूरी पर है ये जेतारण। यहां पर आकर, गिरी सुमेल वाली जगह पर आकर अपना डेरा जमा लेता है। शेरशाह के सेनापतियों में कौन कौन से सेनापति प्रमुख है, ध्यान रखना, एक तो जलाल खां, खवास खां मरवत और ईसा खान नियाजी। जलाल खां के नेतृत्व से, ध्यान रखना, जो शेरशाह है वो युद्ध को क्या कर लेता है, जीत लेता है। जलाल खां के नेतृत्व से जीत जाता है युद्ध को। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध छोड़कर हट जाता है, चला जाता है वहां से। जेता व कूपा, मालदेव के जो सेनापति थे, मालदेव को थोड़ा ये जो है शेरशाह है, ये कुछ चिट्ठियां वगैरह लिख के मालदेव को, और उसकी चिट्ठियां मालदेव के टेंट के आगे पिकवा देता है, और जिससे मालदेव क्या हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि अब शायद हो सकता है मेरे ही सेनापति मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, परंतु ये सेनापति धोखा नहीं करते हैं, ये युद्ध करते हैं। मालदेव तो चला जाता है, जेता और कुंपा दोनों सेनापति थे, वो शेरशाह के साथ भयंकर लड़ाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12,000 की सेना के साथ में। इनके पास सेना कितनी होती है, 12,000 की, जिसमें ध्यान रखना 4,000 घुड़सवार और कुछ तीरंदाज और कुछ बाकी पैदल वाले होते हैं। तो ये 12,000 की सेना के साथ जेता और कुंपा बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं। किसके साथ में, शेरशाह सूरी के साथ में। युद्ध तो शेरशाह सूरी जीत जाता है, पर युद्ध जीतने के बाद भी शेरशाह सूरी अपनी लिखता है या कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राजपूतों की इतनी, राजपूत कौम इतनी वीर है, इसके बारे में शेरशाह सूरी ने सोचा भी नहीं था कि 12,000 लोग भी उसको मतलब लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। तो ये 12,000 लोग भी बहुत शानदार तरीके से लड़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, ये जीतपुर कर दिया, जोधपुर होगा, ठीक है ना। शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और मालदेव कहां चला जाता है, सिवाना। ध्यान रखना कि जो मारवाड़ के राठौड़ है, सिवाना जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों की क्या रहा है, शरण स्थली रहा है। थोड़े दिन बाद मालदेव पुनः जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। उसने कल्याणमल व विरमदेव को शेरशाह के पास जाने का अवसर दिया, अन्यथा शेरशाह के खिलाफ राठौड़ गठबंधन बना सकता था वो, ठीक है। पहली गलती क्या कर लेता है वो, कि वो हुमायूं के पास टाइम से नहीं पहुंचता है। दूसरी गलती क्या कर लेता है कि कल्याणमल और विरमदेव दोनों को शेरशाह के पास जाने देता है। अगर नहीं जाने देता तो सोचो कि बीकानेर की सेना भी इसके साथ होती। यदि शेरशाह की चालाकी नहीं आती काम, यदि शेरशाह की चालाकी काम नहीं आती, तो ध्यान रखना गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो कौन जीतता, मालदेव जीतता। उमादे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर, जब ये मालदेव है ना, जब बीकानेर पर हमला करता है, बीकानेर को जीतता है, तब वहां से ही ये डायरेक्ट सोच लेता है कि जैसलमेर, चलो यहां तक आ ही गया हूं तो जैसलमेर को भी सल्टा देते हैं। तब ये जैसलमेर की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसलमेर के शासक होते हैं राव लूणकरण, ठीक है ना। ये राव लूणकरण होता है, ये युद्ध नहीं चाहते क्योंकि उस समय जो मालदेव है बड़ा ही प्रतापी शासक था, बड़ा वीर योद्धा था, तो उसके साथ ये युद्ध नहीं चाहते थे। तो ये क्या करते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता भिजवा देते हैं मालदेव को, ठीक है ना। तो मालदेव को बेटी का रिश्ता भिजवा देते हैं। बेटी का नाम था क्या, उमादे।
और एक प्लान करते हैं कि जब मालदेव चवरी में आके बैठेगा उस समय मालदेव के पास अंगरक्षक नहीं होंगे, उस समय हम मालदेव को मार देंगे। ये बात पता चलती है उमादेव को। उमादेव कहती है किसको? मालदेव को। ध्यान रखना, यहां पर एक नारी का परिचय देखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे पति कैसा भी हो, चाहे ससुराल कैसा भी हो, वही उसका असली घर होता है। ध्यान रखना, दूसरा घर जो माँ का घर है ना, जो जिसको वो छोड़ के आई है, वो उसका असली घर नहीं है। उसको जिस घर को आगे बढ़ाना है, जिस घर में वो गई है, वही घर उसका सब कुछ माना जाता है। तो रानी उमादेव जो थी, उमादेव क्या करती है कि मालदेव को ये सारी सच्चाई बता देती है। मालदेव थोड़ा नाराज होता है, परंतु बाद में अपना सारा बंदोबस्त कर लेता है और शादी वादी करके वहां से आ जाता है। ध्यान रखना, उमादेव के साथ में एक दासी आई थी, ठीक है ना, उसका नाम था भारमली। ये इतनी सुंदर थी कि इसके चर्चे हर जगह थे। भारमली इतनी सुंदर थी कि भारमली के हर जगह चर्चे थे। तो नशे के अंदर, ध्यान रखना, कौन? मालदेव नशे के अंदर जब अपनी उमादेव के पास जाना चाहता है, भटियाणी रानी के पास, फर्स्ट नाइट को भटियाणी रानी के पास जाना चाहता है, एकदम नशे में होता है और मालदेव चला जाता है किसके पास में? भारमली के पास में चला जाता है। उन दोनों को इस अवस्था में जब उमादेव देखती है तो उमादेव नाराज हो जाती है और दूसरे ही दिन उमादेव कहां चली जाती है? ध्यान रखना, रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? उमादेव को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। एक ध्यान रखना कि जब भी जैसलमेर साइड में शादियां होती है, अपने पश्चिमी राजस्थान में शादियां होती है, तो झाला गाया जाता है। किसके लिए? बारात जहां डेरा, बारात का जहां डेरा होता है, वहां जाकर महिलाएं जो है, वधु पक्ष की महिलाएं जो है, वो वहां जाकर कुछ गाने गाती है और डेरा देखने जाते समय वो महिलाएं जो गाना गाती है उसी को कहा जाता है झाला। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। मालदेव के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। मालदेव के दरबारी विद्वान, ध्यान रखना, ईश्वरदास आनंद जी, ठीक है ना, ये दो मालदेव के बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। ईश्वरदास जी ने लिखा है, देखो, हाला झालारी कुंडलियां सूर सत्सई और देवियान और हरिदस लिखे है, ठीक है ना। आसानंद जी ने क्या लिखा है, देखो, उमादेव भटियाणी रा कवि, बाबा भारमली रा दुहा। आसानंद जी ने पहेबा के युद्ध में भी भाग लिया, अभी बताया था मैंने आपको, कल्याणमल वाला, ठीक है ना, कल्याणमल चला गया था, राव जेठ सिंह मारा गया था। मालदेव ने जोधपुर में चार दीवारी का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, लाइन लिखी हुई है, जोधपुर में चार दीवारी का निर्माण करवाया, जोधपुर में नहीं करवाया था। ये जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके चारों तरफ आप परकोटा देखते हो, एक दीवार टाइप का देखते हो, अभी थोड़ी बीच बीच में जगह जगह टूटी हुई है। उस दीवार का निर्माण जो है वो किसने करवाया? मालदेव ने करवाया है। मेड़ता, नागौर, सोजत, पोखरण, यहां पे भी किसने किलों का निर्माण करवाया? किसने? मालदेव ने। मालदेव की उपाधि अगर देखें तो हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा। हसमत वाला मतलब वैभवशाली, जिसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई हो। मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया क्योंकि वो योग्य नहीं थे। किसकी दृष्टि में? मालदेव की दृष्टि में वो योग्य नहीं थे। किसको राजा बनाता है? चंद्रसेन को राजा बनाता है, क्योंकि चंद्रसेन योग्य था। इसलिए उदय सिंह जो है, ध्यान रखना, अकबर के पास चले, उदय सिंह और राम जो है वो अकबर के पास चले जाते हैं। अब अगला अपन लेंगे राव चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप भी जिसको कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी जिसको कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप आगे बढ़ाओगे चैनल को, उतना ही हर छोटी छोटी जानकारी हर एक कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चों के पास पहुंचेगी। राव चंद्रसेन के बारे में देखते हैं। देखो, इनका अगर जन्म देखें तो 30 जुलाई 1541 को इनका जन्म हो जाता है। राव मालदेव, ध्यान रखना, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम व उदय सिंह के स्थान पर अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर लेता है। 31 दिसंबर 1562 को जोधपुर का शासक बनता है कौन? राव चंद्रसेन। अब जब छोटा है शासक बनेगा तो दोनों भाई विद्रोह करेंगे। तो ध्यान रखना, भाइयों द्वारा विद्रोह, चंद्रसेन ने सबसे पहले रायमल को हराया, चंद्रसेन ने राम को भी हराया। इसी समय उदय सिंह ने भी गंगाणी के पास लांगड़ गांव में उपद्रव किया। चंद्रसेन ने उदय सिंह को लोहावट के युद्ध के अंदर 1563 में बुरी तरह से हराया। लोहावट अपने ओसिया से आगे निकलते ही।
राम व चंद्रसेन ने अपने भाई राम के विरुद्ध एक ऐसी सेना भेजी जिसमें राम को नाडोल का युद्ध में बुरी तरह पराजित किया या बुरी तरह हराया। राम भागकर अजमेर के मुगल सूबेदार के पास चला गया। बाद में जोधपुर के जो मारवाड़ के सरदार थे उन्होंने चंद्रसेन को समझाया तथा ध्यान रखना दोनों भाइयों के मध्य संधि करवाई और राम को ध्यान रखना सोजत परगना दे दिया या जागीर दे दी, सोजत की जागीर दे दी। फिर भी राम नाराज हो गया और नाराज होकर कहां चला गया, अकबर के पास चला गया और अकबर से सहायता मांगी। ठीक है ना। तब अकबर क्या कर रहा है कि अकबर ने वैसे ही नागौर और ये तो जीत लिए थे, मेड़ता और नागौर तो अकबर ने जीत लिए थे। तो अकबर क्या करता है, अकबर की हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। हुसैन कुली खां जोधपुर आता है, जोधपुर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल देता है। 8 महीने तक लगातार लंबा घेरा चलता है और इस घेरे से तंग आकर बाद में चंद्रसेन जो है वहां से जो दुर्ग या गढ़ को त्याग कर, नहीं किस दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को त्याग कर कहां चला जाता है, भादराजुन चला जाता है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले कहां गया, भादराजुन गया। 1570 के अंदर अकबर का नागौर दरबार लगता है। ठीक है ना। तो उस नागौर दरबार के अंदर भी चंद्रसेन जाता है, चंद्रसेन खुद हाजिर होने के लिए जाता है, परंतु देखता है कि आगे उसका भाई पहले से ही बैठा है उदय सिंह, तो वो अकबर से बिना बात किए वहां से मतलब डायरेक्ट ही वापस चला जाता है, जिससे अकबर और नाराज हो जाता है। 1570 के अंदर ध्यान रखना अकबर नागौर आता है, वहां अकाल चल रहा होता है, तो अकाल राहत कार्य के लिए वो अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाता है जिसका नाम होता है शुक्र तालाब, जो आज भी है। ठीक है ना। नागौर दरबार में कई राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ में संधि कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके अंदर अगर मुख्य देखा जाए तो जैसलमेर के रावल हर्राज जी थे, बीकानेर के राव कल्याणमल थे और उनका पुत्र राय सिंह भी था। चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह भी वहां उपस्थित थे। राव चंद्रसेन अपनी स्थिति सुधारने के लिए अकबर के पास स्थित हुआ था, परंतु जब उसने देखा कि अकबर की कूटनीति देखकर वह अपने पुत्र राय सिंह को वहीं छोड़कर अकबर के दरबार से भादराजुन लौट जाता है। 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर के शासक नियुक्त कर दिया जाता है। जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित हो जाता है। शाही अधिकार का मतलब अकबर का अधिकार हो जाता है। ये चंद्रसेन जी जो थे वो भादराजुन में रहते हैं, मुगल फौजों का मुकाबला करते हैं, परंतु मुगल फौज चारों तरफ से इनको घेर लेती है, तो ये भादराजुन से चला जाता है सिवाना। ठीक है ना। सिवाना को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। सिवाना में भी ध्यान रखना शाह कुली खां के नेतृत्व मुगल सेना पहुंच जाती है, जिससे तंग आकर चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंप कर रामपुरा के पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कहां गया, भादराजुन गया। भादराजुन से कहां जाता है वापिस, भादराजुन से सिवाना, सिवाना से कहां जाता है, रामपुरा की पहाड़ियों के अंदर। और ध्यान रखना कि सिवाना का गढ़ मार्च 1576 को मुगलों के अधीन हो जाता है या मुगल उस गढ़ को जीत लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे के पेज में, चंद्रसेन के बारे में और जानकारी लेते हैं। अब देखो, राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ और सिरोही और उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा की शरण ली। बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह ने उसे सम्मान पूर्वक अपने पास रखा। उसके बाद वह कोटड़ा गए, मेवाड़ कोटड़ा के अंदर, जहां वे महाराणा प्रताप से भी मिले। राव चंद्रसेन ने 19 जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार कर लिया, सोजत के ऊपर आक्रमण किया और सोजत पर अधिकार कर लिया। 11 जनवरी 1581 में सारण में उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। उस जगह पर उनकी संगमरमर की एक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा अब तक विद्यमान है और उसके आगे 5 स्त्रियां खड़ी है। राव चंद्रसेन ऐसा पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोध अभियान पूरी गंभीरता के साथ में प्रारंभ किया। ये प्रतिमा मैं अभी आपको फर्स्ट पेज में दिखाऊंगा। ठीक है ना। ध्यान रखना कि जहां पर बनी हुई है, कहां बनी है, सारण के अंदर बनी हुई है। राव चंद्रसेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल व पहाड़ी क्षेत्र पर अधिक महत्व दिया, खुले स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली ली। ठीक है ना। राणा उदय सिंह के बाद दूसरे थे ये, ठीक है, जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली की। राव चंद्रसेन व प्रताप महाराणा प्रताप ऐसे 2 राजपूत राजा थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब तक वे जिंदा थे तब तक कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। निधन कब होता है चंद्रसेन का, 1581 के अंदर। अब देखो यहां पर कुछ चंद्रसेन की उपाधियां हैं या उपनाम हैं। इसको मेवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है क्योंकि ये प्रताप से बड़ा होता है। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। भूला बिसरा शासक, इसको कोई इतना याद नहीं करता इसलिए भूला बिसरा शासक कहा जाता है। राजपूत शासकों का आदर्श, इसने अधीनता स्वीकार नहीं की इसलिए राजपूत शासकों का आदर्श
कहलाता है, प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। और ध्यान रखना, प्रताप और ये दोनों समकालीन भी है, अग्रगामी है, प्रताप से बड़े थे, इसलिए प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं मुख्य पेज पर, जहां मैं आपको सारण में जहां उनका निधन हुआ था, जो एक देवली बनी हुई है, उस देवली के बारे में, देवली को चित्र भी दिखाता हूं और मुख्य पेज पर अपन कुछ बात भी कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी देवली, ये घोड़ा है। सारण के अंदर 1 2 3 4 और 5, ये 5 महिलाएं इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। अगर आपको कोई डाउट है इस आज जो पढ़ाया इसके संबंध में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट के ऊपर कमेंट करके या फिर मैसेज करके, डायरेक्ट डीएम करके, डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका धन्यवाद।